क्या कभी किसी ने सोचा था कि भजन गाने वाली एक लड़की जो फेसबुक लाइव पर अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत रही थी, वो एक दिन राजनीतिक मंचों पर भी नजर आएगी। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है। नाम मैथिली ठाकुर। वो लड़की जिसने बिहार की मिट्टी और मधुबनी की बोली को पूरे देश में पहुंचाया, और आज वही लड़की भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ सियासत के मैदान में भी उतरती हुई दिखाई दे रही। लेकिन जनता को कौन सी मैथिली पसंद है? वो मधुर आवाज वाली मैथिली जिसकी वीडियो अगर सामने आ जाए तो कोई स्किप नहीं कर पाता था। या फिर राजनीति में आते ही तमाम विवादों में घिर रही ये नई मैथिली। उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी की नई सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर हैं, या फिर वाकई एक नई जन आवाज बनने जा रही हैं? नेतानामा के आज के एपिसोड में इसी पर बात होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बात है साल 2000 की। तारीख 25 जुलाई थी। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी ब्लॉक के एक छोटे से गांव तिनकट्ठी में एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में मिथिला ठाकुर का जन्म हुआ। पिता रमेश ठाकुर खुद संगीत के शिक्षक हुआ करते थे और मां भवानी ठाकुर गृहिणी थी, लेकिन उन्हें भी संगीत के प्रति काफी झुकाव था। कहते हैं जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब मैथिली तानपुरे से खेला करती थी। घर में ही रियाज का माहौल था। मैथिली जब कीर्तनों में जाती थी तो वहां पर भी गाया करती थी। तीनों भाई बहन मैथिली, आयाचित और ऋषभ मिलकर गाना गाते थे। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब पिता उन्हें संगीत की क्लास में ले जाया करते थे। धीरे धीरे आवाज ऐसी बनी जैसे भक्ति में डूबा हुआ सुर। परिवार मूल रूप से बिहार के इसी छोटे से गांव में जुड़ा हुआ था। रोजगार की तलाश में फिर मैथिली के पिता दिल्ली आ गए थे और कई सालों तक यहीं रहे। मैथिली ठाकुर ने कई मीडिया इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने शुरुआती शिक्षा घर पर ही हासिल की थी। उनकी औपचारिक शिक्षा 11-12 साल की उम्र में शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैथिली ठाकुर ने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी। इसके बाद परिवार के दिल्ली शिफ्ट हो जाने के बाद एडमिशन बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया गया। अपने हुनर के दम पर उन्होंने स्कूल में स्कॉलरशिप ले ली। फिर मैथिली ने 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के इसी स्कूल से पूरी की। दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरोगी मल्लिका मैथिली ठाकुर ने 2022 में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैथिली ठाकुर के कॉलेज का नाम भारती कॉलेज बताया जाता है। उन्होंने पढ़ाई और करियर में बैलेंस बनाते हुए दोनों को अपना पूरा वक्त दिया। दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने लोक संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों को छुआ है। आज की तारीख में कम उम्र के बावजूद बड़ी हस्ती बन चुकी है मैथिली। जो सुर और जो टैलेंट आज मैथिली के पास है वो शायद बड़े बड़े सिंगर्स के पास भी ना हो। लोक गायन में तो आज के समय में मैथिली से बड़ा नाम शायद ही कोई दूसरा हो जो इतनी कम उम्र में इतना कमाने में कामयाब हो गया हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैथिली ठाकुर को पहचान रियलिटी शो से मिली थी। वो द राइजिंग स्टार शो में आई थी, मगर इससे पहले वो सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स और इंडियन आइडल जूनियर जैसे बड़े शो से रिजेक्ट भी हो चुकी थी। फिर आखिरकार 2017 में उन्हें रियलिटी शो द राइजिंग स्टार में सिलेक्शन मिल गया। तब वो 11th क्लास में पढ़ती थी। इस शो की वो फर्स्ट रनर अप भी बनी, यानी करियर के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस म्यूजिक ही थी। दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने राइजिंग स्टार शो के बाद सोशल मीडिया की ताकत को समझा। उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपने अकाउंट्स बना लिए और खुद के वीडियोस डालने शुरू करे। इसके लिए उन्होंने एडिटिंग से लेकर कंपोज करना तक सीख लिया। देखते ही देखते उनके टैलेंट को पूरी दुनिया और सोशल मीडिया ने खूब प्यार दिया, खूब सराहा गया। आज के समय में मैथिली व्लॉगिंग भी करती हैं और देश विदेश में शोज भी करती हैं। आज के समय में दोस्तों बड़े बड़े सिंगर्स से ज्यादा फीस मैथिली लेती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो शोज सोशल मीडिया और म्यूजिक टैलेंट के दम पर हर महीने लाखों रुपए कमाती हैं। वो एक शो के 5 से 7 लाख रुपए महज कुछ घंटे के लिए चार्ज करती हैं। वहीं करोड़ों में उनकी नेटवर्थ का दावा भी किया जाता है।
एक मीडिया रिपोर्ट में तो दावा किया गया था कि मैथिली ठाकुर को एक बार मिथिला में एक शो करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जितने पैसे उन्होंने चार्ज किए वो वहां के लोग चंदा इकट्ठा करके भी उन्हें दे नहीं पा रहे थे। मैथिली से ये मांग की गई कि वो कम पैसे ले लें, लेकिन मैथिली शो करने के लिए राजी नहीं हुई। दोस्तों, अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2.32 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, नगद, वाहन और आभूषण और 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यानी कि भूमि घोषित की है। उनकी कुल संपत्ति 3.82 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर की कमाई का मूल सोर्स जो है वो म्यूजिक, सोशल मीडिया और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स ही हैं। मैथिली ठाकुर ने साल 2023-24 के लिए अपनी इनकम टैक्स जो फाइल की थी उसमें 28,67,350 रुपीज अपनी इनकम दिखाई थी। उससे पहले 2022 और 23 में उन्होंने 16,98,840 रुपीज अपनी आय दिखाई थी। सोचिए, ये इतना फेमस है, इतना कमाती हैं, लेकिन बॉलीवुड में काम नहीं करती। इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अब से कोई भी फिल्मी गीत गाएंगी ही नहीं। हालांकि उनके करियर में ये बात कभी रुकावट नहीं बनी। 2024 में बिहार की बेहद लोकप्रिय युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इससे पहले मैथिली ठाकुर को संगीत नाट्य अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी दिया गया। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ईयर कैटेगरी में सम्मानित किया। उन्होंने मोदी जी के साथ कई वीडियोस भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की थी। देखिए। मैथिली ठाकुर, नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे थक जाते हैं ना? नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती। हिंदी का भजन कर लो आज। जी। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा उन्हें बीते काफी समय से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदारियां दे रही है और कहीं ना कहीं उन पर मेहरबान है। हालांकि अब तक मैथिली अपने भक्ति गीतों और भाजपा की तरफ झुकाव की वजह से हिंदुत्व की बिहार इमेज तो बनती जा ही रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाजपा उन्हें इस चुनाव में टिकट भी दे देगी। लेकिन फिर एक दिन विनोद तावड़े और नित्यानंद राय के साथ जब से उनकी ये तस्वीरें सामने आई, तब चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें और ज्यादा लगाई जाने लगी। विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर 2025 को अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया और तमाम तस्वीरें शेयर की। देखिए ये तस्वीर, देखिए। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उन्हें आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षा करता है और वो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। विनोद तावड़े के इस पोस्ट को मैथिली ने भी शेयर किया और लिखा कि जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी। दोस्तों, पटना में राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेती हुई कुछ ही समय बाद मैथिली ठाकुर की ये तमाम तस्वीरें नजर आईं। इस मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया मिथिला की बेटी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सलाम करती है। मैथिली ठाकुर ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं नेता बनने आई हूँ, मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरे प्राण मिथिलांचल में बसते हैं। फिर खबर आई कि मैथिली ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सिंबल पर नामांकन पत्र दाखिल किया है।
ये पहला मौका है कि पूरे अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी कलाकार ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो। दरअसल पार्टी को एक सांस्कृतिक और एक क्लीन चेहरा चाहिए था जो ना तो पारंपरिक नेता हो और ना ही भ्रष्टाचार के साए में हो। मैथिली उस पूरे फ्रेम में कहीं ना कहीं फिट बैठती थी। अभी फिलहाल तमाम राजनीतिक रैलियां वो कर रही हैं, लेकिन इस बीच कई कंट्रोवर्सी से भी घिरी हुई हैं। सबसे पहले तो उनका पुराना विवाद, जो उन्होंने फीस मांगी थी और फिर वो मिथिला नहीं गई थी शो करने, उसको लेकर इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी पहचान के साथ विवाद तो आता है और मैथिली ठाकुर भी इससे अछूत नहीं रही। पहला विवाद जो अब उनके चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सामने आया, वो ये था कि जब उन्होंने बिहार और मिथिला संस्कृति पर बात की और कहा कि मिथिला पहचान की राजनीति से ऊपर है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैथिली ठाकुर अब बीजेपी एजेंडा चला रही हैं। फिर आया मिथिला पग विवाद, जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने पग फेंका तो मैथिली ठाकुर ने अपने मंच से मिथिला सम्मान की बात उठाई। उनका वीडियो वायरल हुआ जहां उन्होंने कहा कि मिथिला पग हमारा सम्मान है, इसे ठुकराना हमारी संस्कृति का अपमान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पग में मखाने रख करके खाती हुई मैथिली ठाकुर नजर आई। लोगों ने उन्हें मिथिला की बेटी कहा था दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो अब संघ संस्कृति का चेहरा बनती जा रही हैं। देखा जाए तो मैथिली ठाकुर मिथिला की बेटी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। उनकी पहचान कला और संस्कृति की है, न कि सत्ता और अपराध की, जो बिहार की राजनीति में बहुत दुर्लभ है। उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये डिजिटल वोट बैंक में तब्दील हो सकता है, खास करके युवा और महिला वर्ग उनको फायदा पहुंचा सकता है। उनका परिवार, संगीत और संस्कृति अब संघ परिवार की संस्कृति नैरेटिव से मेल खाने लगी है। इससे बीजेपी के लिए वो क्लीन, सांस्कृतिक और हिंदू नारी चेहरा बन सकती हैं। वहीं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इन इलाकों में मैथिली ठाकुर को एक भावनात्मक पहचान मिले। मतलब वोटर उन्हें नेता नहीं, अपनी बेटी समझता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पास कोई प्रशासनिक या फिर राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से तो चल नहीं सकती, नैरेटिव और संगठन भी चाहिए होता है। यही चीज फिलहाल मैथिली के पास नहीं है। विपक्ष उन्हें भक्ति की राजनीति या संघ की मोहरा कह सकता है। ये नैरेटिव उनके कला प्रेमी और गैर राजनीतिक फैंस को दूर भी कर सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, तो मिथिला में ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम सभी वर्गों का मिश्रण है। सिर्फ ब्राह्मण मतदाता सीमित है यहाँ पर। इसलिए सिर्फ अगर आप देखें कि सांस्कृतिक अपील, तो फिर सांस्कृतिक अपील से जीतना यहाँ पर मुश्किल है, जब तक कोई मजबूत राजनीतिक गठजोड़ यहाँ पर ना बिठाया जाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मैथिली ठाकुर को अगर जल्दबाजी में नहीं उतारा गया होता और पहले 2-3 साल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के जरिए उनका ग्राउंड तैयार किया गया होता, तो साल 2029 या 2034 तक वो एक पक्की नेता बन सकती थी। वो नेता नहीं, फिलहाल सिर्फ एक आइकन बनकर नजर आई हैं, जो बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म असिस्ट साबित नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मैथिली ठाकुर चुनाव जीत पाएंगी? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि आज नहीं तो कल हाँ, जीत सकती हैं। अगर वो सीधे 2029 में बीजेपी टिकट से उतरती तो बहुत ज़रूरी था कि भारतीय जनता पार्टी उनको आगे तक लेकर जाए और वो जीत भी जाए, क्योंकि ब्रांड मैथिली ठाकुर अब सिर्फ शुरू में नहीं है बल्कि भावनाओं में बस चुका है। लेकिन शर्त यही है कि वो राजनीति को सेवा के रूप में पेश करें, ना कि सत्ता की महत्वाकांक्षा के रूप में। एक तरफ उनकी इमेज एक महंगी लोक गायिका के तौर पर बनी हुई है जो एक एक शो के लाखों रुपए लेती हैं, दूसरी तरफ इतना फेमस होने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद अब वो चुनाव में लड़ रही हैं, राजनीति कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इसे सत्ता की महत्वाकांक्षा के तौर पर देख रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का फायदा पहुंचा पाएंगी या वो अपने राजनीतिक भविष्य को निखार पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।